स्वागत। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कुछ लेखों और भाषणों का एक संकलन है। नाम है संस्कृत और संस्कृति। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी किताब के मुख्य विचारों के बारे में है। तो आज हमारा मकसद है डॉक्टर प्रसाद के नजरिए को, उसको थोड़ा गहराई से समझना। हाँ। कि वे संस्कृत भाषा और जो भारत की गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं उन्हें इतना अहम क्यों मानते थे। बिल्कुल। और ये दोनों उनकी नजर में कैसे भारत की पहचान और यहाँ तक कि आत्मनिर्भरता के लिए भी जरूरी थे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए तो इसी सोच को जरा खोलते हैं। डॉक्टर प्रसाद का एक तर्क जो वो हमारे स्रोतों में दिखता है, काफी सोचने वाला है। क्या? उनका मानना था कि अगर हमने संस्कृत की असली ताकत, उसकी गहराई को ठीक से समझा होता, हाँ, तो शायद आज ज्ञान विज्ञान के लिए हमें पश्चिमी भाषाओं पर, खासकर अंग्रेजी पर इतना निर्भर नहीं होना पड़ता। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, जरा सोचिए उस जमाने में ये कहना। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि संस्कृत और संस्कृति कोई एक ही बार में लिखी गई किताब नहीं है। अच्छा। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये असल में डॉक्टर प्रसाद के अलग अलग समय पर दिए गए भाषणों और उनके लिखे लेखों का एक संकलन है। ओके। उन्हें बाद में एक साथ लाया गया ताकि उनके जो विचार हैं उनकी एक मुकम्मल तस्वीर मिल सके। समझ गया। और इन सब लेखों और भाषणों के केंद्र में वो क्या है जिस पर वो बार बार लौटते हैं? दो मुख्य चीजें हैं। एक तो प्राचीन संस्कृत भाषा, हाँ, और दूसरी हमारी सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति। जी। डॉक्टर प्रसाद बार बार इसी बात पर जोर देते दिखते हैं कि इन्हें जानना, इन्हें समझना हमारे लिए कितना जरूरी है। ये सिर्फ इतिहास पढ़ना नहीं है उनके लिए, कुछ और है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं आगे की बात है। और जब डॉक्टर प्रसाद भारतीय संस्कृति कहते हैं तो हमें ये भी समझना होगा कि उनका मतलब सिर्फ पूजा पाठ या कुछ रीति रिवाजों से नहीं था। नहीं, तो फिर क्या था? स्रोत बताते हैं कि उनके लिए ये एक बहुत बहुत व्यापक शब्द था। इसमें भारत का धर्म है, विभिन्न दर्शन है। हाँ, जैसे वो वेद, उपनिषद, षड दर्शन, वो सब, बिल्कुल वो सब। फिर हमारा विशाल साहित्य, कालिदास से लेकर भवभूति और न जाने कितने ही। कला के अलग अलग रूप, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, और हाँ, संगीत भी। अच्छा, संगीत भी। जी हाँ। ये सब मिलकर भारतीय संस्कृति की एक बहुत ही समृद्ध, एक बहुरंगी तस्वीर बनाते हैं। तो ये हुआ कि संस्कृति उनके लिए कोई म्यूजियम की चीज नहीं थी, एक जीती जागती बहुआयामी चीज थी। बिल्कुल सही। और इसमें संस्कृत का क्या रोल था? वो कैसे फिट होती है इस तस्वीर में? यहीं पर संस्कृत की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। डॉक्टर प्रसाद उसे सिर्फ एक भाषा नहीं मानते। अच्छा। उनके अनुसार ये दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे व्यवस्थित भाषाओं में से एक है। पर इसकी असली समृद्धि वो सिर्फ इसके व्याकरण या शब्दों में नहीं है। तो फिर किसमें? इसकी ताकत इस बात में है कि इसने भारतीय संस्कृति के इन तमाम तत्वों को, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, संगीत, इनको न सिर्फ सदियों तक सहेज कर रखा, बल्कि उन्हें विकसित भी किया और दुनिया के सामने पेश किया। आप कह सकती हैं कि संस्कृत वो धागा है जो भारतीय संस्कृति के इन सारे मोतियों को एक माला में पिरोता है। वाह, क्या बात है। भाषा और संस्कृति का ये जो अटूट रिश्ता है ना, यही उनके विचारों का आधार है। ये बात तो सोचने वाली है कि भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति की वाहक भी है, संरक्षक भी है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर प्रसाद का मकसद सिर्फ संस्कृत और संस्कृति की तारीफ करना तो नहीं रहा होगा। हमारे स्रोत कहते हैं कि उनका एक बड़ा उद्देश्य था। हाँ, बिल्कुल सही। वो सिर्फ अतीत का गुणगान नहीं कर रहे थे। उनका असली तर्क जो इस संकलन से उभरता है, वो असल में भविष्य की ओर इशारा करता है। भविष्य की ओर कैसे? उनका मानना था कि अगर भारत एक राष्ट्र के तौर पर संस्कृत को उसकी सही गहराई में समझता है, उसे अपनाता है, तो ज्ञान और विवेक के स्तर पर हम दुनिया में किसी से कम नहीं रहेंगे। अच्छा। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, बौद्धिक आत्मविश्वास जगाने का प्रयास था। बौद्धिक आत्मविश्वास, ये कहाँ से आएगा? क्या उनका मतलब था कि संस्कृत में ही सारे जवाब छुपे हैं, आज के सवालों के भी? नहीं, देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। स्रोतों से ऐसा नहीं लगता कि उनका मतलब ये था कि भाई आज के विज्ञान या तकनीक के सारे रहस्य संस्कृत में हैं। उनका जोर शायद मानविकी, दर्शन, नीतिशास्त्र, समाज की संरचना, इन जैसे क्षेत्रों पर ज्यादा था। अच्छा, ओके। उनका मानना था कि इन मामलों में संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत साहित्य और ग्रंथों में इतनी मौलिक और इतनी गहरी सोच मौजूद है। हाँ।
कि अगर हम उसे पूरी तरह से आत्मसात कर ले, समझ लें, तो हमें बाहरी ज्ञान प्रणालियों पर, खासकर पश्चिमी विचारों पर दिशा निर्देश के लिए निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे वाह, ये तो सीधे सीधे ज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात हो गई। बिल्कुल। क्या स्रोत इस विचार को और खोलते हैं? हाँ, यहाँ एक बहुत दिलचस्प कड़ी जुड़ती है। डॉक्टर प्रसाद भाषा यानी संस्कृत और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के बीच एक डायरेक्ट संबंध देख रहे थे। सीधा संबंध? जी, ये सिर्फ कोई भावनात्मक जुड़ाव या सांस्कृतिक गौरव की बात नहीं थी। इसे आप आज की भाषा में ज्ञान संप्रभुता कह सकती हैं। ज्ञान संप्रभुता, नॉलेज सॉवरेनिटी। हाँ बिल्कुल, ज्ञान संप्रभुता यानी अपने ज्ञान और अपने बौद्धिक विमर्श पर, अपनी जरूरतों और अपने मूल्यों के हिसाब से राष्ट्र का अपना नियंत्रण हो। अच्छा। दूसरों की नकल या उनके अनुवाद पर आधारित न हो। ज्ञान सॉवरेनिटी, ये शब्द अपने आप में बहुत वजन रखता है। मतलब अपनी बौद्धिक दिशा खुद तय करने की क्षमता। एकदम से। उनके विचारों का सार यही है कि अपनी प्राचीन भाषा और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझना ये सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं है। ये कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक शक्ति का स्रोत है, एक ताकत है। अच्छा। और ये ताकत वर्तमान में हमारी स्थिति को मजबूत करने और भविष्य के लिए एक आत्मविश्वास से भरा रास्ता बनाने का जरिया है। वे संस्कृत और उससे जुड़ी संस्कृति को कोई मरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक जीवित, एक ऊर्जा देने वाली शक्ति के रूप में देखते थे। जीवित शक्ति? हाँ, जो राष्ट्र को अंदर से, मतलब बौद्धिक रूप से सशक्त बना सकती है। तो मतलब ये हुआ कि वे ये नहीं कह रहे थे कि अतीत में लौट जाओ, बल्कि ये कह रहे थे कि अतीत से ताकत लो और वर्तमान और भविष्य को संवारो। सटीक कहा आपने, बिल्कुल यही। ये पीछे मुड़कर देखने वाली बात नहीं थी, बल्कि अपनी जड़ों से पोषण लेने का आह्वान था। सोचिए वो समय जब भारत आजाद हुआ था, एक नया राष्ट्र बन रहा था। उस वक्त पहचान का सवाल, भाषा का सवाल, हिंदी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषाएं, ये सब कितने अहम मुद्दे थे। हाँ बिल्कुल, बहुत बहस थी इन पर। ऐसे माहौल में डॉक्टर प्रसाद का ये कहना कि हमारी अपनी प्राचीन भाषा में वो शक्ति है जो हमें दुनिया में सिर उठाकर खड़े होने में मदद कर सकती है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत वजनी दृष्टिकोण था। ये वाकई उस दौर के हिसाब से देखें तो एक क्रांतिकारी विचार जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, दुनिया से जुड़ने की बात करते हैं। क्या डॉक्टर प्रसाद का ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है? क्या स्रोत इस पर कुछ रोशनी डालते हैं कि वो आधुनिक ज्ञान को, मतलब वेस्टर्न नॉलेज को, किस नज़र से देखते थे? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इस सवाल को जवाब तो नहीं देते कि वे आधुनिक विज्ञान या पश्चिमी ज्ञान को पूरी तरह नकारते थे या नहीं। अच्छा। लेकिन उनके तर्कों के आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वे शायद संतुलन के पक्ष में रहे होंगे। संतुलन? कैसा संतुलन? मतलब उनका मुख्य बिंदु ये था कि अपनी नींव मजबूत होनी चाहिए, अपनी बुनियाद पक्की हो। ठीक है। अगर हमारी अपनी दार्शनिक और सांस्कृतिक समझ गहरी होगी तो हम बाहरी ज्ञान को भी बेहतर तरीके से परख पाएंगे, है ना? हाँ, सही बात है। उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल पाएंगे, न कि आंख मूंदकर उसकी नकल करेंगे। मतलब पश्चिम का अंधानुकरण नहीं। बिल्कुल, उसके बजाय बराबरी के स्तर पर संवाद, अपनी पहचान बनाए रखते हुए दुनिया से जुड़ना। ये दिलचस्प है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, डॉक्टर प्रसाद ने संस्कृत और संस्कृति के जरिए क्या खास संदेश देने की कोशिश की? कुल मिलाकर देखें तो डॉक्टर प्रसाद इस संकलन के माध्यम से भारत की उस अमूल्य धरोहर को, उस खजाने को सामने लाना चाहते थे जो उसकी प्राचीन भाषा संस्कृत और उसकी गहरी विविध सांस्कृतिक परंपराओं में छिपी है। वे ये बताना चाहते थे कि ये सिर्फ हमारा गौरवशाली अतीत नहीं है, बल्कि ये हमारे वर्तमान को समझने और भविष्य को दिशा देने की कुंजी भी हो सकती है। भविष्य की कुंजी? हाँ, ये एक तरह से राष्ट्रीय चेतना को जगाने का प्रयास था, अपनी बौद्धिक और सांस्कृतिक जड़ों की ताकत को पहचानने और उसे इस्तेमाल करने का। तो ये सिर्फ भाषा और संस्कृति का मामला नहीं था, इसका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता से भी था। निश्चित रूप से। उनके लिए संस्कृत और संस्कृति सिर्फ अकादमिक विषय नहीं थे। अच्छा। वो राष्ट्र निर्माण के सक्रिय तत्व थे, एक्टिव एजेंट्स थे। वे मानते थे कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से कटकर महान नहीं बन सकता, और भारत की जड़ें उनकी नज़र में संस्कृत और उससे विकसित हुई संस्कृति में बहुत बहुत गहराई तक समाई हुई थी। तो आज हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब संस्कृत और संस्कृति के पीछे जो मुख्य विचार थे उनको थोड़ा खंगाला। जी। हमने देखा कि कैसे उनके अनुसार
संस्कृत भाषा, भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलू और ज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, ये सब एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये नजरिया आज के दौर में भी सोचने पे मजबूर करता है। हाँ बिल्कुल। और ये चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ती है जिस पर श्रोता शायद खुद विचार करना चाहें। जरूर, क्या सवाल है? सवाल यह है कि अगर प्राचीन ज्ञान प्रणालियां और भाषाएं जैसे संस्कृत आज भी उतनी ही प्रासंगिक और शक्तिशाली होती जितनी डॉक्टर प्रसाद मानते थे, तो हमारी आज की दुनिया जो तकनीक से, वैश्वीकरण से और इन तेज बदलावों से पहचानी जाती है, उसमें ज्ञान, प्रगति और विकास की तस्वीर कैसी होती? क्या जिसे हम आधुनिकता कहते हैं और जिसे हम अपनी प्राचीन परंपरा मानते हैं, क्या उनके बीच कोई सार्थक, कोई रचनात्मक संतुलन मुमकिन है? अच्छा सवाल है। या फिर ये दोनों रास्ते अनिवार्य रूप से जरूरी तौर पर एक दूसरे से अलग ही जाते हैं? ये एक गहरा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है।